नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर स्टोरीटेलर में। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक बहुत ही शानदार गेस्ट करुणा रघुवंशी मैम। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल योर स्टोरीटेलर में। धन्यवाद राहुल। करुणा रघुवंशी मैम जो कि मध्य प्रदेश की जानी मानी पर्यावरणविद हैं, एक समाज सेविका हैं और यह पिछले कई वर्षों से निरंतर कार्य कर रही हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। जंगल बचाओ अभियान के तहत उन्होंने काफी सारा वर्क किया है। साथ ही साथ हर साल पौधारोपण करवाती हैं और साथ ही साथ बक्सवा आंदोलन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। मैम, जो बक्सवा आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, क्या बताएंगे इसका मामला क्या है और ये क्यों हो रहा है? बक्सवा जो आंदोलन है ये एक्चुअल में वहाँ पर हीरे की खदान मिली हुई है, तो उसमें वो आदित्य बिल्डर ग्रुप एंड माइनिंग कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन उसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2,13,670 कुछ पेड़ कटने हैं। लेकिन एक्चुअल में वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनका कहना है कि ये वृक्ष 7 लाख के करीब है। तो ये अगर वहाँ पे खुदती है या फिर वहाँ पर उसकी माइनिंग होती है तो ये तो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बक्सवा ये छतरपुर ज़िले में है। बक्सवा एक छोटी सी जगह है जहाँ पर काफ़ी जंगल वगैरह हैं। तो ये वहाँ का मामला है बक्सवा का, छतरपुर में हीरा ऐसा रियो टिंटो कंपनी ने बोला है कि हीरे की खदान वहाँ पे हीरा मिला हुआ है, कुछ 3.62 कैरेट ऐसा कुछ समथिंग का। तो इसमें वहाँ पर वही हीरा जो मिला है वो 62 हेक्टेयर में है, लेकिन लीज पर जगह दी गई है 382.67 हेक्टेयर जंगल उनका जो कचरा डंप करने के लिए। तो इसका वहाँ पर पूरे देश में है। करुणा मैम, क्या इस जंगल में जीव जंतु पशु पक्षी भी हैं? और अगर हैं तो जंगल कटने के बाद इनका क्या होगा? बक्सवा जंगल में ऐसा पहले जो डीएफओ साहब ने रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने बताया था कि वहाँ पे चीता है, हिरन है और वहाँ पर भालू तो नहीं है शायद, लेकिन बहुत सारे बर्ड्स है और बहुत सारे जीव जंतु है वहाँ पर। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना घना और बियाबान जंगल है उसमें जीव जंतु होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पर शेर भी है, ये सही है कि वहाँ पे जीव जंतु है और वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा देखे गए हैं। और अभी तो वहाँ एक नई चीज़ आई है कि वहाँ पर जो हमारे भीमबेटका में है वैसे भित्ति चित्र भी है वहाँ पे। और वो देखा जाए तो वो धार्मिक आस्था का भी केंद्र है, क्योंकि वहाँ पे भीम कुंड है जिसका भी डिस्कवरी पे काफ़ी आया था, जिसमें ऐसा पानी का कुंड है जिसकी आप कोई गहराई नहीं नाप सकता। वहाँ पे अर्जुन कुंड है और वहाँ पे ऐसा मुझे जो पुराने मैंने पढ़े हुए हैं धार्मिक ग्रंथ उसमें वहाँ कोई मंदिर भी है। और वहाँ पर अभी खुदाई में मूर्तियाँ भी निकली थी जब रियो टिंटो कंपनी खुदाई कर रही थी। तो वो तो एक जीव जंतु और पेड़ पौधों के साथ साथ वो धार्मिक आस्था का भी केंद्र है वो। और वहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी मेरे ख्याल से खुदाई करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भित्ति चित्र भी मिले हुए हैं। तो इसमें जानवरों के साथ ये जंगल एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इसको काट रहे भी ना और इसको पर्यटक के स्थल के रूप में भी यदि विकसित करे तो इससे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को प्राप्त होगा। मैम, इस आंदोलन में जो कि दूसरे राज्य के लोग हैं, दूसरे विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, उनका क्या योगदान है? क्या वो इस जंगल को प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उनका सपोर्ट है? इसके अलावा जो भी पर्यावरण क्षेत्र से रिलेटेड एनजीओ है जो वर्क करते हैं पर्यावरण क्षेत्र में, उनका कितना समर्थन है? कितने एनजीओ जो है इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कितने पर्यावरणविद हैं जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कृपया इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। इस आंदोलन को दूसरे राज्यों का, तो कश्मीर से कन्याकुमारी का तो आप छोड़ दीजिए, इसको विदेशों से भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। बांग्लादेश है, भूटान है, इजराइल है और बहुत सारे देश के जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, वो फेसबुक पे लिख रहे हैं। तो इसको तो बल्कि मैं कहूँ इसे इंटरनेशनल लेवल पे इसको समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जो वृक्ष होता है वो किसी राज्य का नहीं होता, किसी घर का नहीं होता, वो पूरी धरती का होता है। तो इसको सारे ही राज्यों का इसको समर्थन प्राप्त है। इसमें कम से कम ये 1500 के करीब संस्था है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। उसके बाद 20-25 लाख लोग का इसको डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। यदि आप फेसबुक पे देखें, ट्विटर पे देखें, क्योंकि यदि इसको समर्थन प्राप्त नहीं होता तो 3 घंटे में ट्विटर पे 1,12,000 लोगों ने ट्वीट किया था। जबकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जो सबके फ़ोन में नहीं होता,
उसके बाद भी इतने लोगों ने यदि ट्वीट किया था तो इसके समर्थन में कितने लोग होंगे। करीबन इसको 1500 संस्था के साथ इसको 40-50 लाख लोग का तो डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है, क्योंकि हमने कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की कमी देखी है, लोगों ने अपने लोगों को मरते हुए देखा है। उसके बाद हर व्यक्ति, जो व्यक्ति पेड़ काटता था वो व्यक्ति भी समझ गया है कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण है और इसके बिना जीवन लगभग असंभव है। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से फिर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, बहुत बड़े साहित्यकार ने और इवन पॉलिटिकल लीडरों ने भी दम तोड़ा है। तो इसको तो हर व्यक्ति का, आम खास सेलिब्रिटीज सभी का इसको समर्थन प्राप्त है। और जो लोग बोल नहीं रहे एक्चुअल में उनका भी समर्थन है, क्योंकि हो सकता हो अपनी किसी राजनीतिक मजबूरियों की वजह से नहीं बोल रहे, लेकिन समझ तो वो भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया नहीं है विरोध में, क्योंकि जो वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार है एक्चुअल में उसका इसके मंजूरी में कोई हाथ भी नहीं था। इसके पूर्व की जो कमलनाथ सरकार थी उन्होंने मंजूरी दी हुई थी इसको। तो अभी तक के मध्य प्रदेश सरकार ने ना तो इसके कुछ पक्ष में बोला है ना विपक्ष में बोला है, लेकिन इसको बहुत भारी समर्थन प्राप्त है बक्सवा। अगर यह जो बक्सवा जंगल है इसको नष्ट किया जाता है तो इसका जो बुरा असर है, जो इसका जो असर है पर्यावरण पे क्या पड़ने वाला है? अगर ये जंगल को काट दिया जाता है तो शायद आप लोग सुनते होंगे कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूखा और पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बुंदेलखंड पैकेज करोड़ों अरबों रुपए में बुंदेलखंड पैकेज होता है हर साल। तो अगर देखा जाए तो इसको तो बिल्कुल ही कटने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये जंगल कट गए तो बुंदेलखंड तो पूरी तरह सूखे की चपेट में आ जाएगा। इसके साथ ही इसका जो दूरगामी परिणाम होगा वो आसपास के स्टेट का, यूपी में भी होगा। और 7 लाख पेड़ कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन डेली देते हैं, तो इसका तो पूरे ही मध्य प्रदेश के पूरे राज्य में ही इसका प्रभाव होगा। तो ये जंगल से तो वहाँ बारिश वैसे ही कम होती है, बुंदेलखंड में बारिश तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी वहाँ पर। और जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको जो नुकसान पहुँचेगा वो अलग है। और वहाँ के जो जीव जंतु है जो हमारे पर्यावरण के लिए अति आवश्यक है, वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु है वो तो किसी के घर में जाके रहेंगे नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये जंगल कटने, तो अगर ये जंगल कटता है तो इसके बहुत बुरे विनाशी दूरगामी परिणाम होंगे, बुंदेलखंड के लिए तो होंगे ही। जंगल जो कि सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है, उजारा जा रहा है या यूं कहा जाए बर्बाद किया जा रहा है, उसके संबंध में कुछ चुभते सवाल ऐसे हैं मेरे पास जो कि सरकार से पूछी जानी चाहिए। सबसे पहले यह जानने की जरूरत है, जो सरकार ये आदेश दिया है कि इस जंगल को बेच दे, बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे, तो मेरा सवाल उनसे भी है और आपसे भी है मैम, कि इस जंगल को बेचने का आदेश दे दिया उन्होंने, तो विगत कई वर्षों में जो उनका वर्ष बीत गया है, जो उनका शासनकाल रहा है, उस शासनकाल के दौरान उन्होंने इस टाइप का, इनसे मिलता जुलता या इससे छोटा या बड़ा बोल लो आप, इस टाइप का कोई भी अभ्यारण्य जो है हरित वन क्षेत्र का इन्होंने कभी विकास किया है या कभी इस टाइप का वन क्षेत्र को डेवलप किया है? इस टाइप का जो जीव जंतु है इस टाइप का, उनके लिए कुछ ऐसा कार्य किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो इनको यह हक किसने दे दिया? वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार है, तो मेरे तो ऐसे नॉलेज में नहीं है कहीं कि उन्होंने कोई ऐसी प्रकृति से संबंधित कोई परियोजना तैयार की होगी या कोई अभ्यारण्य बनाया होगा, ऐसा मेरे नॉलेज में तो नहीं है। हो सकता देश इतना बड़ा है कहीं हो भी रहा होगा, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नॉलेज में ठीक ऐसा ही मतलब सवाल मेरा दोबारा वही सवाल है उस कंपनी के लिए है, मतलब क्या उस कंपनी द्वारा किया गया है जिस कंपनी को यह टेंडर मिला है बक्सवा जंगल को उजाड़ने का, इसको बर्बाद करने का, इसको नष्ट करने का, वहां से हीरे निकालने का, क्या इस कंपनी ने कभी ऐसा कोई जंगल डेवलप किया? ये अगर बिरला कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वो वृक्ष लगा सकती है, जंगल कोई नहीं बना सकता। दुनिया में कोई जंगल नहीं बना सकता, क्योंकि जंगल से तो भगवान बनाता है। और ऐसा किसी भी चीज़ का मुझे तो नहीं मालूम, मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी है कि बिरला कंपनी ने कहा हो कि हम वहाँ बना देंगे, ठीक है वो पेड़ भी लगा देंगे, तो क्या वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डेवलप कर देंगे? वो तो सिर्फ ईश्वर ही करता है। कि बिरला ग्रुप ने कोई ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दिया है कि मैं वहाँ जंगल बना दूंगा, मैं वहाँ कर दूंगा, कुछ भी ऐसा कंपनी और कंपनी कर ही नहीं सकती, कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इन्होंने जो अपनी कंपनियों में वहाँ पर जो मूल्यों को स्थापित किया है कि इनकी कंपनियाँ देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पर्यावरण को सहेज के रखा है, क्योंकि वहाँ की सरकार और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है वो इस मामले में बहुत सेंसिटिव होती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई कंपनी। आज के सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है अब हमारे देश को एक नहीं बहुत सारे श्री सुंदर लोग होने की जरूरत है। ऐसे में एक झलक मैम आपके अंदर भी देखी जा रही है।
इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप लोग कह सकते हैं, मैं कोई लेडी सुंदरलाल बहुगुणा नहीं हूँ। इतने बड़े इसमें आप मेरी तुलना ना करें प्लीज़, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा जी है, माता अमृता देवी है, गौरा देवी जी है, मेधा पाटकर ताई है, या फिर राजेंद्र कुमार जी है, राजगोपालाचारी जी है, अन्ना हजारे, बाबा आमटे जी है। मैं तो इनके पैरों की धूल भी नहीं बन सकती कभी, और मैं धूल ही रहना चाहती हूँ। तो इतना बड़ा तमगा मुझे ना दे कि मैं लेडी सुंदरलाल बहुगुणा हूँ। मैं तो उनके जैसा त्याग करने का सोच भी नहीं सकती, और हो सकता आगे जाके कर भी दूँ, लेकिन अभी तो मेरे वो बड़े आदर्श है, पूज्य है मेरे लिए, और सदा रहेंगे सारे लोग। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति पर्यावरण के लिए काम कर रहा हो वो बहुत संत पुरुष होता है। तो मेरे तो उनके चरणों में बार बार वंदना है, लेकिन लेडी सुंदरलाल बहुगुणा ये तो अतिशयोक्ति हो गई, और ये बहुत बड़ा तमगा हो गया एक प्रकार से। ये आप कहना चाहे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसा बनने का सोच भी नहीं सकती कभी, क्योंकि बहुगुणा जी तो बहुगुणा जी थे। उन्होंने जो पर्यावरण के लिए अलग जगाई है, और उन्होंने जो पर्यावरण के वो पिता बन के रहे हैं। भगवान करे मुझ में भी इतनी शक्ति दे ईश्वर की मैं उनकी तरह पर्यावरण की रक्षक बन सकूं। लेकिन अभी तो मैं उनके पैरों की धूल के, उनके क्या, मैंने जिनने नाम लिए इनमें से किसी के भी पैरों की धूल भी नहीं हूँ। मैं धूल ही बन के रहना चाहती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। मैम, अगर आप इस चैनल के माध्यम से कोई सा भी मैसेज आपको देना चाहती हैं देशवासियों को, हमारे दर्शकों को, तो आप प्लीज़ दे सकती हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बिरला कंपनी से ही रिक्वेस्ट करूँगी कि बिरला कंपनी का कुमार मंगलम बिरला जी है, उनका तो या उनके पूर्वजों का इतना अच्छा रहा है कि उन्होंने हमेशा ही जो एक आस्था है, ईश्वरीय आस्था, उसके प्रति उनका बहुत रुझान रहा है। जैसे बिरला मंदिर है, पूरे देश में बिरला ने ही बनाए हैं। तो ये जो इसके बाद जो विनाश लीला लिखी जाएगी, इसमें तो बिरला का भी हाथ रहेगा, क्योंकि जैसे उसमें बंगाल में संगरूर में जो टाटा कंपनी लगाई हुई थी रतन टाटा जी ने, टाटा नैनो, लेकिन वहाँ जब विरोध हुआ था इस चीज़ का तो सरकार ने वापस नहीं लिया था। ये खुद रतन टाटा जी ने कहा था कि नहीं, हम हमारे मूल्यों से समझौता करके हम कोई भी कंपनी या कोई भी नहीं लगा सकते। तो मैं तो कुमार मंगलम बिरला जी है, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप भी इस देश के नागरिक है, तो ठीक है सरकार नहीं समझ पा रही है या समझ के भी ना समझ बन रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो एक मानवता का दृष्टिकोण अपना के और इस तरह की विनाश लीला के सहभागी ना बने। क्योंकि ईश्वर को जवाब तो आपको भी देना है, भले आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ भी है, लेकिन जवाब तो आपको भी देना है। क्योंकि अगर इसमें विनाश हुआ, यह बुंदेलखंड में सूखा है, वैसे ही सूखा है तो इसके भागीदार जाने अनजाने में आप भी बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है कि आप वापस हो जाएं, क्योंकि आपके पास तो इतनी सारी कंपनियां हैं, आप कहीं से भी अपना फायदा ले सकते हैं। और हीरे का क्या करना है, हीरा तो हम आर्टिफिशियल भी पहन सकते हैं, और आजकल तो ओरिजिनल हीरा पहनता भी नहीं है कोई। तो मैं तो कुमार मंगलम बिरला जी से ही, बिरला ग्रुप से ही ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है सरकार नहीं कर रही तो आप ही बैक हो जाइए कि ठीक है भैया हमको तो नहीं करना, और हमें इस तरह के आगे के कोई प्रोजेक्ट नहीं करना जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। क्योंकि आप तो श्री हरि विष्णु का घर बनाते हैं, तो श्री हरि विष्णु तो ये नहीं कहते कि मेरे पशु पक्षियों का घर उजाड़ दो, मेरे बेजुबानों का घर उजाड़ दो, ये तो श्री हरि विष्णु कभी भी नहीं कहेंगे। तो यदि आप वाकई में श्री हरि विष्णु जी का घर बनाते हैं तो आप कभी नहीं उजाड़ेंगे, क्योंकि बिरला भी एक ऐसी कंपनी है जो अपने मूल्यों पे व्यापार करती है, जैसे रतन टाटा जी करते हैं। और शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सर आप ही बैक ले लीजिए इसको, और आप बैक मत लीजिए, बल्कि आप वहाँ के जो जंगल आधारित जो व्यापार है वो करिए। कहीं हमारे संस्थाएं है, हजारों संस्थाएं जो आपका सहयोग करने के लिए तैयार है, और उतना ही रेवेन्यू, उतना ही फायदा आपको भी हो जाएगा, रोजगार भी मिल जाएगा, और आप एक देश में एक आइडियल स्थापित कर सकोगे रतन टाटा जी की तरह। चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर जितने भी सब्सक्राइबर हैं आपके, जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान से आप जुड़िए, और हर व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, और पशु पक्षियों का, जंगलों का, नदियों का हर स्तर पे संरक्षण करना चाहिए। और आप यकीन मानियोगे ये कितना खुशी देने वाला टास्क है कि आप एक वृक्ष को लगाइए, उसको डेली पानी दीजिए, आप पक्षियों को अनाज दीजिए, आप नदियों की सुरक्षा करिए। ये इतनी खुशी देती है कि आप कहीं फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं
या आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं मॉल में या कोई मूवी देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा सुख ये प्रदान करती है, क्योंकि कुछ समय बाद ये लोग आपसे बिल्कुल भावनात्मक जुड़ जाते हैं और आपको इन लोगों की धड़कनें महसूस होने लगती है। वृक्षों की, पक्षियों की, मुझे तो पक्षियों की भाषा भी समझ आती है। तो आप, मैं सभी को संदेश देना चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान से जुड़िए। अपने जीवन का जो इनकम है उसका थोड़ा सा 10% तो ज़्यादा हो सकता है 1% भी आप इनके ऊपर खर्च करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रकृति के बचाओ, जंगल बचाओ अभियान में, प्रकृति बचाओ अभियान में हमारे साथ जुड़िए और राष्ट्र निर्माण में, धरती बचाने में अपना सहयोग दीजिए। धन्यवाद मैम, इतने ज़्यादा व्यवस्था होने के बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। हमारे पूरे योर स्वेटर फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें।